नमस्कार। पल पल न्यूज प्रोग्राम पर्दाफाश। मैं निशांत वर्मा दोपहर 12 बजे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आज का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग जा रहा होगा आप लोगों का। सुबह सुबह 8 बजे आप लोगों को समाचार मिल ही गया होगा कि कई लोगों के चहेते और टीवी पे हल्ला गुल्ला मचाने वाले श्री अर्नब गोस्वामी को रायगढ़ पुलिस महाराष्ट्र ने आज गिरफ्तार किया है, एक सुसाइड मामले के लेकर के। तो ये सुबह से चल रहा है। दूसरी तरफ आप लोग, कई लोग फॉलो कर रहे हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के रिजल्ट्स बाहर आ रहे हैं और जो बिडेन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, इनमें बड़े कांटे की टक्कर चल रही है। कुछ ही वोट आगे पीछे का खेल चल रहा है। मेरे ख्याल से कुछ एक आध घंटे 2 घंटे में वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज जो हम लोग बात करेंगे वो थोड़ा सा फोकस हम भारत की तरफ करेंगे, क्योंकि जरूरी है कि भारत की भी वो चुनावी बातें की जाएं जिन बातों को लेकर के आप लोग कई दिनों से थोड़ा सा चिंतित भी हैं, थोड़ा सा ध्यान भी दे रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में आखिर नई राजनीति तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन राजनीतिक पटल पे नया क्या होने वाला है या कुछ नया हो रहा है, कहीं कुछ बदलाव के आसार हैं, चल क्या रहा है। क्योंकि लगभग 299 असेंबली सीट्स जो हैं वो पूरे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में उनमें वोटिंग चल रही है। 28 अक्टूबर, 3 नवंबर यानी कि कल जो हुआ, और अब 7 नवंबर को आखिरी फेज बिहार का होगा। तो आप लोगों ने ये काफी देखा होगा कि लगभग बहुत सारे राज्यों में, बिहार में तो खैर पूरा का पूरा इलेक्शन चल ही रहा है, और उसके उपरांत आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात इत्यादि कई राज्य हैं जिनमें कुछ सीटें, कुछ पॉकेट्स के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं। और ये क्या नयापन दिखाएगा, क्या नई बात दिखाएगा, इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत तवज्जो दी है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मोदी जी को क्या कह रहा है ये बिहार चुनाव, साथ में देश में उपचुनाव, कुछ तो मोदी जी को भी कहेगा, ऐसा तो नहीं कि सब कुछ हम ही लोगों को कहेगा। क्या नजरिया देश इख्तियार कर रहा है, किस तरीके से भारत की राजनीति का नया सफर, आगे का सफर तय होगा, इन्हीं बातों को लेकर के आज मन किया कि आप लोगों के साथ एक चर्चा हो, दिन के समय हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ में आए कि हो क्या रहा है इस देश में। कई बार हम लोग शाम को करते हैं, आप लोग नहीं जुड़ पाते, बट लेकिन हम चाहेंगे कि आज बिहार में जो चल रहे विधानसभा चुनाव हैं और देश के कई विभिन्न भागों के अंदर चल रहे उपचुनाव हैं, उन पे आज जरा सा गौर फरमाया जाए। इसके लिए मैं अपने कुछ गेस्ट्स को आमंत्रित करता हूं। मैं चाहूंगा कि सारे गेस्ट्स को दिखाया जाए स्क्रीन पे जो आज इस चर्चा में जुड़ेंगे। आप देख सकते हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी जो कि एसडीपीआई पार्टी से हैं। आदाब। एसडीपीआई साहब, आदाब जनरल डॉक्टर रहमानी। आप मेरे ख्याल इस समय बिहार में ही हैं और बड़ी जोर शोर से जी मेहनत चल जी रही है आप लोगों की इलेक्शन को लेके। जी। तो पल पल न्यूज के पर्दाफाश में डॉक्टर रहमानी आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं हमारे साथ जुड़े हैं सुभ्रांश राय जी। सुभ्रांश राय जी राजनीति के बहुत नजदीक से देखने वाले उन पॉलिटिकल विश्लेषकों में से हैं, राजनीतिक विश्लेषकों में से हैं जो बड़ा बारीकी से चीजों को समझते देखते हैं। साथ में आप देख सकते हैं दत्तू गावंकर जी जो कि आज नमस्कार। समाचार में सुबह 8 बजे से जुड़े हुए शहर मुंबई से हैं, जो कि मुंबई कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हैं। और सब जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी की वजह से आज सुबह से मुंबई में काफी हलचल और टीवी पे खूब हलचल चल रही है। साथ जी में आप जुड़े हैं, साथ में आप देख सकते हैं कि अनिर्बान बैनर्जी जी जुड़े हैं। अनिर्बान बैनर्जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कोलकाता से जुड़े हैं और खास करके देश की राजनीति के साथ साथ बंगाल, बिहार, उड़ीसा उस तरफ की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं और देश की राजनीति को बहुत पैनी नजर से। अनिर्बान जी, आपका स्वागत है। कुछ देर में हमारे साथ कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी जुड़ेंगे, तब हम उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं बिहार को ही ले चलता हूं, बिहार में बैठे हमारे डॉक्टर तस्लीम रहमानी एसडीपीआई पार्टी से। डॉक्टर साहब, का हाल बा, जी। चल का रहा है, बताइए जरा, कुछ ग्राउंड रिपोर्ट बताइए, लेकिन सब निष्पक्ष तौर ठीक। पे बताइए, चाहे आप खुद ही लड़ रहे हो। सब ठीक नहीं बा। अभी बड़ा दिलचस्प है बिहार में। पहले फेज के चुनाव के बाद मैंने जाती तौर पे
एक बहुत खास चीज मार्क की है, और वो ये है कि बिहार के चुनावी दंगल में एनडीए की तरफ से कोई भी एक फेस यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। केवल नरेंद्र मोदी जी है, एक ही चेहरा। हजारों होर्डिंग्स लगे हैं तमाम सड़कों पे पूरे बिहार की, और उसमें नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई चेहरा नहीं है। आप डॉक्टर रहमानी साहब, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। याद होगा फर्स्ट फेज तक बहुत लोग एनडीए का कोई, अभी आपको आवाज ठीक मिली है? जी जी कहें। अभी कुछ बेहतर हुई आवाज नीतीश जी? जी जी रहमानी साहब कहें। नीतीश जी आप मुझे सुन रहे हैं अभी? नहीं, नीतीश जी तो आपको इलेक्शन में सुनेंगे, मैं निशांत हूं, पर हाँ मैं सुन जरूर पा रहा हूं। बड़ा प्यार हो गया है। निशांत जी यही है निशांत लिट्टी जी चोखा जो इतना ज्यादा घुस गया है कि अब नीतीश जी दिखाई दे रहे हैं। खैर जी, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं ये कर रहा था कि नरेंद्र मोदी के सिवा कोई चेहरा नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा बिहार में कोई स्टेट लीडर है ही नहीं, खाली एक नरेंद्र मोदी है। तो मुझे लगता है कि ये चुनाव का नतीजा अगर बीजेपी के हक में नहीं आया तो ये मुट्ठी नरेंद्र मोदी की खुलेगी, न के सुशील मोदी की, न के नीतीश कुमार की। तो इस मामले में ये चुनाव विचित्र होता जा रहा है कि पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन निर्भर कर रहा है नरेंद्र मोदी पे। इसका मतलब कि जो प्यास फेंकी जा रही है नीतीश कुमार पे, और जो नारे लगाए जा रहे हैं नीतीश को वापस जाओ, नौकरी मांगने वाले 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी को कॉप अप करने के लिए सबको पीछे हटा के नरेंद्र मोदी का वो चेहरा जो गुजरात 2002 में उभरा था, उस चेहरे को सामने लाया जा रहा है। और ग्राउंड पे कैडर जाके बात कर रहा है कि बेफिक्र रहो, अब हमारी सरकार आ रही है और ये जो तुम्हारे पड़ोसी इनके घर छीन के हम तुम्हें दे देंगे। मैं पूर्णिया में बैठा हूँ इस वक्त, पूर्णिया में हमारा एक ट्राइबल कैंडिडेट लड़ रहा है, तो वहां पर ट्राइबल से बात कही जा रही है। तो ये पूरे तौर पर ऐसा महसूस हो रहा है कि एनडीए के हाथ से बिहार निकल रहा है, और एक लास्ट डिच एफर्ट ये है कि नरेंद्र मोदी का जो चेरिस्मेटिक फेस है उस पर जितने वोट दो सकते हैं वो दोने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एनडीए अपनी शिकस्त तकरीबन मान चुका है। नरेंद्र मोदी को तना यहाँ खड़े करने का मकसद मुझे इसके अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। और अनिर्बान जी, डॉक्टर रहमानी, I'll come back to you. Dr. Rahmani, I'll come back to you. Dr. Rahmani. I'll just go to Anirban. Anirban, what Dr. Rahmani said about the charisma of Narendra Modi, Bihar has experienced that charisma of Narendra Modi in 2015. Dr. Rahmani, I'll come back to you. So, Anirban, the charisma of Narendra Modi that Dr. Rahmani is referring to, which is being sought and probably being projected in Bihar once and yet again after 2015. It was the year 2015 when the same charisma, the ball was hit out of the boundary for a six of Mr. Modi. Exactly. Now the larger question is that in the recent months that we have seen in the Bihar electoral politics, especially, what we have observed, Anirban, is that Nitish has been completely rejected. Mr. Sushil Kumar Modi, the Deputy CM, is nowhere to be seen. The voices like Giriraj Singh have probably shifted to Pakistan already, it seems, because even he is not visible. What do you think, Anirban, is happening in Bihar? Because we will have to wait till 10th for sure for the results. What do you think is happening in Bihar per se in the first round? See, first of all, regarding the charisma of Mr. Modi, whenever it is the state elections, I mean the legislative assembly elections in the state, you will see that more often than not, he has actually lost. In the state elections, wherever, whichever state be it, wherever he has gone for campaigning, etc., just we can actually count it on our fingers that he has won almost at no state. The BJP has actually bought MLAs. They have coerced against the opposition parties to force the MLAs to defect from the maybe it may be the Congress or the JDS or some other party, etc., etc. That is the way they have formed government in Madhya Pradesh.
They attempted it in Maharashtra, in Karnataka, in Goa, everywhere. They have hardly won any state election since 2018, if I may consider that year to be the turning around point for the Congress and the other opposition parties. His charisma might work at the so-called national level, where I will obviously say that a large section of the media has been working rather very, very hard, rather very unbiased, rather very biasedly and partially to project him as a super leader, which he is not. So whenever he comes down to a state, maybe West Bengal, maybe Bihar, maybe Rajasthan, etc., where there are very strong leaders on the ground, be it Mamata Banerjee or Tejaswi Yadav or Mr. Ashok Gehlot, Sachin Pilot, this so-called charismatic leader has failed miserably. And I certainly hope... Yes. Yeah. Anirban, before I go to Subhransh Rai, one add-on question to the pointer that you brought in about the failed charisma of Mr. Modi in Bengal. But if I recollect and the country knows about the Lok Sabha 2019 election, the charisma did play a role to a certain extent. Would you not agree to that? See, whenever it is the General Assembly elections, even in 2019, it was a very bipolar election. The TMC versus BJP, that was the case. The TMC even there actually increased their vote percentage, which you know is not a very easy thing to do. When you're already playing around 40% of votes, you increase it by 4%. That is not a very easy thing to do. It was actually a big slide in the votes of the left front vote share that actually helped the BJP. Yes, it was the General Assembly. People knew that Mamata Banerjee is not going to be the Prime Minister. Let's be very honest about that. The coalition of the Third Front did not work. Therefore, they might have chosen Mr. Modi over Mamata Banerjee. But when it is Legislative Assembly next year, it is not going to be the same. ठीक है, I take your point. सुभ्रांश राय जी, अब जो राजनीति इस समय बिहार में दिख के आ रही है, उस पे तो चर्चाएं थोड़ी सी हुई हैं। मैं सुभ्रांश राय जी आपसे थोड़ा सा और वाइड सवाल करना चाहूंगा। बिहार के साथ साथ एक दूसरा राज्य है जिसमें काफी सारी सीटें, यानी कि मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, 28 सीटों पे बैटिंग और बॉलिंग चल रही है। कल ही वहां पे वोट गिरे। आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस से भागे हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और दूसरे कई नेतागण जो हैं वो किसी भी तरीके से अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मोदी जी को क्या समाचार जा रहा है बिहार और मध्य प्रदेश के उपचुनाव जैसे मामलों से? क्या आपको लग रहा है? देखिए निशांत जी, तीन बड़ी बड़ी बातें हैं। अब आपने पहले मध्य प्रदेश से ऐड कर दिया तो मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का चुनाव ना बिकाऊ मतलब वो व्यक्ति नहीं जो बिक जाता है, बिकाऊ मतलब वो व्यक्ति जो जमीर से बिक जाता है, जिसने जनता के वोट को बेच दिया। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की जनता जो है बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ पे काम कर रही है। ये इतना बड़ा करारा तमाचा लगेगा खरीदारों के लिए जो सो कॉल्ड चाणक्य बन के हारने के बावजूद भी हॉर्स ट्रेडिंग के द्वारा अपनी सरकार बनाते हैं। तो एक बात तो साफ है कि जनता अब जान चुकी है कि भैया हमने जिसको वोट दिया वो अपने वोट को 35 करोड़, 50 करोड़, 90 करोड़, 100 करोड़ और 700 करोड़ में बेच रहा है। तो उसका तो भला हो रहा है, क्षेत्र और देश के ऊपर उपचुनाव के रूप में एक बहुत बड़ा खर्चा लाती है। तो ये तो है मध्य प्रदेश का हाल। और अगर आपने नोट किया होगा बारीकियत से तो मध्य प्रदेश के चुनाव में जो इनके सो कॉल्ड चाणक्य हैं वो कोई भी चुनाव प्रचार करने नहीं गया, क्योंकि सबको दिख रहा है कि जनता बड़े भारी मन से बैठी है जवाब देने की। ये तो हुआ मध्य प्रदेश का हाल। अब हम थोड़ा आते हैं बिहार पे, क्योंकि वो अपने से थोड़ा ज्यादा लगाव वाला है। 100 में से 47 बेरोजगार, 100 में से 47 बेरोजगार हैं बिहार के युवा। फिर भी मोदी जी कहते हैं देश महान है मेरा। हर दूसरा व्यक्ति जिसको आज नौकरी नहीं मिल रही है वो इतना परेशान है अपने रोजगार को लेकर, अपने नौकरी को लेकर, फिर भी हम बात करते हैं कि नहीं हम तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ला देंगे रात को सपने में जब आप सो रहे होंगे। हम तो जी बुलेट ट्रेन चला देंगे जब आपको चलने के लिए पैदल ट्रेन हम नहीं प्रोवाइड करा पाते, लेकिन रात को जब आप सो रहे होंगे खाना खा के तो सपनों में हम आपको बुलेट ट्रेन पकड़ा देंगे। दूसरी एक बड़ी बात बिहार के लिए और है,
हर तीसरा बच्चा जो बिहार में पैदा हो रहा है वो बिकॉज ऑफ हेल्थ इशू कुपोषण का शिकार है। हमने चमकी बुखार में देखा था। इसके बावजूद जो वहां के हॉस्पिटल से और जो वहां के स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल है, चाहे वो मंत्री अश्विनी चौबे रहे हो दिल्ली वाले, चाहे वो मंत्री मंगल पांडे रहे हो बिहार वाले, दोनों लोग व्यस्त थे आईपीएल के स्कोर में। किसी का ध्यान नहीं गया कि बिहार की जनता जो बौद्ध की धरती कहलाती है, शिक्षा की धरती कहलाती है, संस्कारों की धरती कहलाती है, जहां एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिया जाता है, उस धरती पे भी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देना चाहिए। जी जी। तो जी, समस्या बिहार में तो बड़ी भारी है। जो युवा है वो एक वक्त आया था ना कि जब बेरोजगार होगा तो डंडा तो उठाएगा ही उठाएगा। अब आज के डेट में डंडा जो है वो वर्चुअल हो गया है। लोग अपनी जुबान से डंडा रूपी सवाल पूछ रहे हैं, नौकरी दो नौकरी दो नौकरी दो, मुझे नौकरी दो। समस्या ये हो गई है। आपके इस बात को मैं आगे बढ़ाता हूं कि डंडा जो है वर्चुअल हो गया, और मैं सवाल लेके जाता हूं कांग्रेस पार्टी के मुंबई के प्रवक्ता दत्तू गवंकर जी के पास। दत्तू भाई, आप लोगों ने तो बहुत मेहनत करी हाल में, पिछले 6-8 महीने में जब लॉकडाउन चला। आप सबने देखा, पूरे देश ने देखा किस तरीके से गरीब मजदूर का क्या बेहाल किया इसी सरकार ने। और मैं जानता हूं कि अन्य लोगों के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ी मदद की इन गरीबों की। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और बाकी राज्यों में जो उपचुनाव भी चल रहे हैं साथ साथ में, कांग्रेस इसमें क्या बैटिंग कर पा रही है? बड़ा पॉलिटिकली मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि जहां तक हमें रोज टीवी पे सुनाई देता था, अभी कुछ दिनों से नहीं सुनाई दे रहा है। भाई, हम तो कांग्रेस मुक्त भारत में रहते हैं, तो पता नहीं दत्तू जी कौन से देश से हमसे जुड़े हैं, क्योंकि कांग्रेस मुक्त तो भारत बीजेपी ने कर ही दिया था। लेकिन हकीकत जानिए कि कांग्रेस मुक्त भारत तो है नहीं। आप लोग इस इलेक्शन को किस नजरिए से आप लोगों ने पिकअप किया, टेकअप किया, और आज क्या परिस्थिति है कांग्रेस की? दत्तू जी, आपसे कांग्रेस पे सवाल है ये। जी निशान जी, ऐसा है कि कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना करने वाले और सपना देखने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, कर्नाटक, ये चुनाव के बाद इनका अच्छा सपना ध्वस्त हो चुका। महाराष्ट्र में भी इनको हम लोगों ने पानी पिला दिया। और रही बात आपने कहा बिहार के मजदूरों की, यही मजदूर जो है यहां से जो चल के गया बिहार तक, और एक नया पर्व शुरू होगा कि ये मोदी और इनके जो पिल्ले हैं, इनकी जितनी सरकारें हैं, इनको पीटने का एक नया पर्व अभी शुरू होगा बिहार से। क्योंकि धरातल की जो समस्या है उस पे ये लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मोदी जी ने वहां क्या कहा कि ये लोग जय श्री राम नहीं बोलना चाहते। अरे मोदी जी, क्या समस्या है? 15 साल से आपकी सरकार है, आप बोल रहे हैं लालू ने कुछ नहीं किया। लालू ने कुछ नहीं किया, इसीलिए तो वहां पे आपको नीतीश जी को वहां पे लोगों ने मौका दिया। और आप ये बताइए कि 15 साल से नीतीश बाबू ने, सुशासन बाबू ने, कुशासन बाबू ने वहां पे क्या किया है? वहां बेरोजगारी की समस्या है, वहां पर अर्थव्यवस्था की समस्या है। इस पे न बोलते हुए, अच्छा, पहले फेज के इलेक्शन के बाद वहां से पोस्टर से नीतीश बाबू का चेहरा जो है नदारत हो गया, और हर तरफ मोदी जी का चेहरा दिखाया गया। मोदी जी करके वहां पे ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि इनका ये मोदी जी का जो चेहरा है वो बिहार में चलने वाला नहीं है। देश की जनता, बिहार की जनता जान चुकी है कि ये लोग सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं, और अन्य बातों को छोड़ के उनको पेट की समस्या है। जिस तरीके से उनको कहा गया लॉकडाउन में कि जहां हो वहां रहो, यहां आने की जरूरत नहीं है, तो वो समझ गया कि मेरा पालनकर्ता जो है नीतीश बाबू नहीं है। दत्तू जी, मैं आपके बात को बिल्कुल समझता हूं। इनफैक्ट ना सिर्फ बिहार और मध्य प्रदेश, पूरा देश समझता है। लेकिन सर, मैं आपको 1 मिनट फिर से दूंगा। मेरा सवाल कांग्रेस पे था। मोदी की बैशिंग के लिए तो हम लोग हैं, पूरा देश मोदी बैशिंग कर रहा है। सवाल यह है कि कांग्रेस कैसे इस चीज को अपनी तरफ मोड़ पा रही है, उस पे कुछ ज्ञानवर्धन करें।
देखिए ऐसा है कि बिहार में हमारी बहुत ज्यादा परिस्थिति अच्छी है या हम कांग्रेस करके वहां पे अकेला चुनाव लड़के जीतेंगे, ऐसी स्थिति नहीं थी। गत चुनाव में हमारे 4 के 29 हुए और अब हमें आशा है कि कांग्रेस वहां पे आरजेडी के गठबंधन के साथ में अधिक सीटों पे वहां विजय प्राप्त करेगी और आरजेडी के साथ बिहार में कांग्रेस सत्ता स्थापित करने के लिए जा रही है। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश ने जिन्होंने गद्दारी करके जो सीटें कांग्रेस के चिन्ह पे जीती थी, कांग्रेस के लिए जीती थी, कांग्रेस के लोगों ने वोट किया था, उन सीटों पे गद्दारी करके पैसे का हेर फेर करके लोग भाजपा में चले गए। अब वहां पे इनकी हवा गुल है, हवा गुल है। मैं बोला सबकी सब सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। देखिए दत्तू जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, बट आई हैव टू गो टू अनिर्बान। लेकिन फिर एक फॉलो अप क्वेश्चन कांग्रेस से मैं करता हुआ जाऊंगा, आप सवाल का जवाब देना पसंद करें तो। दत्तू जी, मैं खुद ग्वालियर इत्यादि एरिया के अंदर काफी दौरा करके आया। मुझे पता है कि अधिकांश बेल्ट जो वहां की है, मालवा की बेल्ट वगैरह है, वहां पे इस समय कांग्रेस का अंडर करंट है। झंडे वहां पे लगे हैं भाजपा के, लेकिन झंडे गड़े हैं वहां पे कांग्रेस के। ये तो मैं खुद देख करके आया हूं। सवाल यह है कि 26 सीटें कांग्रेस को जीतनी पड़ेंगी 28 में से मध्य प्रदेश में तख्ता पलट करने के लिए। मेरा पर्सनल मानना यह है कि 26 सीटें तो नहीं आ रही कांग्रेस की, आएंगी 20 के आसपास अंदाजन, लेकिन 26 नहीं आ रही। तो जिस जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए आप शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी को मध्य प्रदेश में ब्लेम कर रहे हैं, मान लीजिए कि 26 की जगह आपकी 24 सीटें आती हैं, यानी कि सरकार गिराने में 2 या 3 सीटें कम, तो क्या आप भी वही गंदा खेल खेलेंगे जो शिवराज खेलता था? ऐसा ही निशान जी, हम लोग गंदा खेल तो नहीं खेलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, इच्छुक लोग खुद से हमारी सरकार के साथ आने के लिए आज भी तैयार है। उनमें से कुछ लोग अगर आना चाहे अपनी मर्जी से तो जरूर हम लोग करेंगे। ठीक है, दत्तू जी कह नहीं रहे हैं, लेकिन तात्पर्य दुनिया देश समझ सकता है। अनिर्बान जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनिर्बान जी, आपने सुना दैट मिस्टर मोदी ने कहा अभी रैली बिहार के लिए कि रैली में लोग मुझे गाली दे रहे हैं, चुनावी प्रक्रिया में लोग मुझे गाली दे रहे हैं। उधर किसी के सर पे, नीतीश के सर पे प्याज फेंके जा रहे हैं, कहीं न्यूज आई पत्थर फेंके जा रहे हैं उनकी रैली में। तो अनिर्बान जी, ऐसा क्या हुआ है कि आम जनता, क्योंकि खास करके मोदी की रैली हो, नीतीश की रैली हो, इसमें तो बड़ा सेफ एंड सिक्योर्ड माहौल होता है। अंदर आने वाले लोग भी जरा 2 बार सोचते हैं कि अंदर जाके ठिठुर के रहना पड़ता है, सिकुड़ के रहना पड़ता है। लेकिन उनमें भी अगर लोग गालियां देने लगे मोदी जी को, नीतीश को प्याज और पत्थर मारने लगे, तो ऐसे क्या कर्म किए हैं इन मोदी जी ने या नीतीश ने? कुछ ज्ञानवर्धन करेंगे देश का। क्या ऐसे कर्म किए हैं कि आज इनको गाली, जूता, प्याज, पत्थर पड़ रहा है? अनिर्बान जी, देखिए सर, 2014 में जब मोदी जी आए थे तो उनकी जो पब्लिक रैलियां होती थी उनमें धर्म को लेकर राजनीति की बात होती ही नहीं थी। चाहे वो मैनिफेस्टो में कुछ भी लिखे, वो मुंह से कभी हम धर्म के नाम पर ये करेंगे वो करेंगे बोलते ही नहीं थे। वो क्या दिखाते थे? गुजरात मॉडल। हाँ, हालांकि गुजरात मॉडल भी एक होक्स है, वो अलग चीज है, लेकिन वो कहते थे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया करेंगे, इन्वेस्टमेंट आएगा, बहुत जॉब्स होगा, साल में 2 करोड़ जॉब्स, ये तो हम सबने सुना। 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में, पेट्रोल 40 रुपया, डॉलर 40 रुपए, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह सब जुमलाबाजी वो करते थे। तो क्या बात है कि पहली 5 साल हमने सर देखा कि सारे लोग उनको सुने, इसी के अंदर ये काम तो कुछ हुआ ही नहीं, उल्टा पेट्रोल अब 100 की ओर जा रहा है। प्याज, आलू, जो भी आप सब्जी उठा लीजिए, खरीदने से वो मतलब आपको आग लग जाएगा हाथ पे। तो ये होते होते अब राम मंदिर भी इन्होंने कर दिया है, 370 हटा दिया है। चाहे धर्म को लेकर जितना राजनीति है इसने कर लिया। तो लोग देख रहे हैं कि भाई धर्म से अगर राजनीति ऐसी होती रहेगी और प्याज का दाम 100 से 200, 200 से 300 होता रहेगा, अडानी अंबानी सारे मार्केट, वो जो फार्मर्स मार्केट सब खरीद लेंगे, तो मंदिर में जाकर हम क्या कटोरा लेकर भीख मांगेंगे? ये जो रियलाइजेशन है ये आम आदमी को अब हो रहा है। हालांकि ऑपोजिशन वाले बताते आए थे कि ये धर्म की राजनीति में आप मत पड़ो मत पड़ो, वो सुनते नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, ठीक है। पर जब वार अपने भूखे पेट पर हो रहा है ना,
तब धर्म की राजनीति किसी को याद नहीं रहता। तो हाथ में प्याज हो, पत्थर हो, आलू हो, जो भी हो, वो इनको फेंक कर मारेंगे। और इनको याद रखना चाहिए इटली में मुसोलिनी का क्या हुआ था। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये याद रखें। धर्म की राजनीति की बात जो आपने कही अनिर्बान, बहुत अच्छी बात कही, और इस चीज को मैं लेके डॉक्टर रहमानी के पास जाना चाहता हूं। डॉक्टर रहमानी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? डॉक्टर रहमानी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं पीसीआर से कहूंगा कि वो, हाँ पीसीआर आप उनको री इस्टेब्लिश कराएं। तब तक मैं ये सवाल लेकर के चलता हूं राय साहब के पास। सुब्रांश राय जी, जैसा आपने सुना, अनिर्बान जी ने बड़ा सही तरीके से हाईलाइट किया कि धर्म की राजनीति कैसे 2014 उसके बाद से खेली जा रही है, नहीं खेली जा रही है, अलग अलग वक्तव्य है। लेकिन साहब, राय साहब, अभी आप देखेंगे तो बिहार चुनाव के अंदर खास करके एक धर्म की राजनीति का पलड़ा तो है। और जहां तक मैं समझता हूं, तो मैं चला जाता हूं दत्तू जी के पास। दत्तू जी, ये सवाल आपसे है कि धर्म की राजनीति का एक पलड़ा तो खेला जा रहा है बिहार में। आप देख रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एसडीपीआई से लेकर के बाकी जो मुस्लिम ओरिएंटेड पार्टीज है, इस्लामिक ओरिएंटेड पार्टीज हैं, वो भी अपना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेल रही हैं। यहाँ तक कि छोटी छोटी जो पार्टियां हैं बिहार के अंदर हिंदूवादी, वो भी अपना आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेल रही हैं। और डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी तो बीजा मतलब हिंदुत्व के सिवाय कोई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में कभी खेलती भी नहीं है, बाकी जुमले होते हैं। तो दत्तू जी, ये किस तरीके का माहौल है कि अब क्या रिलीजियस आइडेंटिटिकल पॉलिटिक्स ये नया भारत के अंदर चलन चलेगा, जिसमें बुराई तो नहीं है, लेकिन क्या ये सेक्युलरवाद चला पाएगी? दत्तू जी, ऐसा है निशान जी कि इसी तरह का खेल ये लोग रचते हैं हमेशा से। जैसे धर्म की राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी की पहले से इनका एजेंडे पे रहा है। इन्होंने धर्म, मंदिर, इस तरीके की बातें उठाकर, मुस्लिमों को गाली देकर, मतलब लोगों की भावनाओं के अंदर, उनके दिलों में हाथ डालकर इन्होंने राजनीति हमेशा से की है। और इसका उनको फायदा भी हुआ। लेकिन अब लोगों के खाने के लाले पड़े हैं, नौकरी नहीं है। लोग जो है धरातल की समस्या को जान चुके हैं कि मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या है मेरे पेट को खाना कब मिलेगा, मेरे पेट को अच्छा खाना कैसे मिलेगा, मेरे बच्चों को जो है रोजगार कैसे मिलेगा, मुझे अच्छी सुविधा कैसे मिलेगी। ये अब लोग जान ले, जिसका आप देख रहे हैं कि बिहार में नीतीश बाबू के ऊपर पैच फेंके गए। लोगों के अंदर का अंगार है जो बाहर निकल के आ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। सुब्रांश राय जी, मैं ये समझने की कोशिश करूंगा आपसे और देश को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से। आप बताएंगे कि सर, विकास नाम की जो चिड़िया है वो कहाँ उड़ रही है? कि विकास नाम की चिड़िया एक हुआ करती थी कहीं पे, महिला सुरक्षा नाम की एक चिड़िया थी, वो कहीं गायब है। एक और नाम की चिड़िया है दारूबंदी, जो कि बिहार में चल रही है, फिर भी इतनी स्मगलिंग होती है। रोड रास्ते का कोई ध्यान नहीं है वहां पे। सुब्रांश राय जी, खेती के जब बाढ़ आई उसके बाद खेती का क्या होगा पता नहीं, उन लोगों का क्या हुआ जिनके गांव डूब गए, खेत डूब गए। ये सुशासन से कुशासन की तरफ चले गए नीतीश और सुशील कुमार मोदी। क्या आपको लगता है कि बिहार इतना सब झेलने के बाद भी बदलाव की परिस्थिति की तरफ नहीं जाएगा? देखिए निशान जी, भारतीय राजनीति में भूलने की बहुत बड़ी बीमारी है और इसी का फायदा अक्सर अपॉर्चुनिस्ट राजनेता उठाते हैं और जनता छली जाती है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। बेटी बचाओ की मुहिम खूब जोरों शोरों से, पोस्टर से लेकर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया भाजपा और मोदी जी की कंपनी ने। लेकिन अगर आपको याद होगा, मुजफ्फरपुर का बालिका शेल्टर होम कांड, उसकी पत्नी मंजू वर्मा के जो जेडीयू की प्रत्याशी, उसके प्रचार के लिए मोदी जी खुद गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें जो है वो सिर्फ किताबों में रह जाती हैं, उसको धरातल पे लोग नहीं आने देते। दूसरी एक बात और है, पटना शहर के पिछले 5 दौर से लगातार भाजपा का कब्जा है, एज ए मेयर, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एज ए ऑल एमएलए सीट। इत्तेफाक की बात यह है कि वो बिहार की राजधानी भी है, वहां मुख्यमंत्री रहते हैं, उनके तमाम बुद्धिजीवी, उनके अफसरान सब लोग रहते हैं।
वो शहर अगर ड्रेनेज और नाले की सफाई के बगैर पानी में डूब सकता है, जिसके बदले में सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ का व्यापार का नुकसान हुआ, जिसकी कॉम्पनसेशन की कहीं कोई चर्चा नहीं है, बताइए अब आप उसे सुशासन कहेंगे या डूबा हुआ शासन कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं चलता हूं डॉक्टर रहमानी के पास। आपकी बात राय साहब बिल्कुल सही है। डॉक्टर रहमानी, अगर अब आपको मेरी आवाज मिल पा रही है तो ये सवाल मैं आपकी तरफ दागता हूं कि जिस तरीके से, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है डॉक्टर रहमानी? डॉक्टर रहमानी को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। ये सवाल लेकर के मैं जाऊंगा अनिर्बान के पास। अनिर्बान, जिस तरीके से हम सब देख पा रहे हैं, पूरी देश दुनिया देख पा रही, बिहार देख पा रहा है कि कोई भी विकास के नाम पे कुछ वहां पे हुआ नहीं, होता भी नहीं है। सब झूठे वादे होते हैं, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, चाहे कोई भी चीज हो। तो भारत में अगर जिस तरीके से राय साहब ने कहा कि भूल जाने की बीमारी है राजनीतिक तौर पे, लेकिन क्या ये एक कांस्टेंट फैक्टर फिर से उन लोगों को चुनाव जिताता है या जितवाएगा जिन्होंने उस राज्य के लिए कतई कुछ भी ना किया हो? आपका क्या टेक है बनर्जी साहब? देखिए सर, अगर बिहार में एनडीए इस बार जीतता भी है तो ये तो तय है कि सीट बहुत कम आएगा, ये पहली बात है। दूसरी बात ये मैं जरूर कहूंगा कि इंडिया के हर एक स्टेट में ज्यादातर ऑपोजिशन का वीकनेस रहा है। हमको ये स्वीकारना चाहिए कि ऑपोजिशन का ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस, उनका लीडरशिप का विजन हो, उनका इंटर ऑर्गेनाइजेशन जो झमेला वो होता है, ये सब हो, तो वीकनेस तो है। बहुत सारे जगह पर भाजपा इसीलिए जीत पाया क्योंकि ऑपोजिशन अपने आप में लड़ने में व्यस्त था। अब मुझे अपने एग्जैक्ट आप में पता नहीं लड़ने में कि व्यस्त आज था। अनिर्बान बनर्जी कह रहे हैं कि ऑपोजिशन अपने आप लड़ने में व्यस्त था। दत्तू गवंकर जी, अगर ऑपोजिशन अपने आप एक दूसरे से लड़ने में व्यस्त था, या ऑपोजिशन इतना कमजोर है कि वो मिलकर के एक पार्टी को या एक ग्रुप को नहीं हरा पाता, क्योंकि जो ग्रुप है एनडीए, जो शासन में रहते हुए भी डिवाइड एंड रूल का गेम खेल रहा है। मैं बताता हूं कैसे। वो ममता बनर्जी को आग लगाएंगे मायावती के सामने, उदाहरण दे रहा हूं। वो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस से भिड़वाएंगे, वो लालू यादव को जेडी से भिड़वाएंगे, वो किसी और पार्टी को, रीजनल पार्टी को, वाईएसआरसीपी को, वो केसीआर के सामने बुरा ले। यानी कि ये जो एक अच्छा खेल है एनडीए के पास दत्तू जी, डिवाइड एंड रूल का, यानी कि जो ब्रिटिश रूल का असली रिजल्ट है और ऑफस्प्रिंग्स हैं, औलादें जो हैं, तो क्या भारत में लोगों को और खास करके राजनीतिक दलों को ये दिखाई समझ नहीं देता? आप लोग क्यों इस चीज पे कदम नहीं उठाते? भारत की बेहतरी के लिए, आपकी राजनीति के लिए नहीं। निशान जी, ये अंग्रेजों की औलादे है, तो अंग्रेजों के नीतियों पे ही चलेंगे। और मैं आपकी बात में तथ्य है कि अपोजिशन जो है एक नहीं है, लेकिन क्यों एक नहीं है? सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ में सबको आना चाहिए। अपने जो भी मतभेद है वो मिटाने चाहिए, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मोदी जी, मैं सहमत नहीं हूं। नहीं, रुकिए रुकिए दत्तू जी। आपने जो कहा, क्योंकि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस पार्टी से हैं, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें नो डाउट। लेकिन अगर यही चीज आपके नेता भी सोचते हैं कि क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है इसलिए दूसरों को उनके पास आना चाहिए, तो माफ कीजिएगा, आप मुंबई में मैंने हैं। आना चाहिए ये नहीं कहा, मैंने अच्छा, आना तो मेरी चाहिए शायद ये समझ नहीं में कहा, फिर, हाँ, क्योंकि मैंने मैं आना चाहिए नहीं इसीलिए कहा। रोका। नहीं अच्छा, मैंने ये कहा, ठीक है। आप ये बताएं, जैसे एक मोदी जी ने मैंने ये गुजरात कहा में, कि एक, मैं सवाल अपडेट कर देता, मैं सवाल अपडेट कर देता हूं। मैं दूसरे तरीके से आपसे सवाल करता हूं कि जिस तरीके से मोदी जी ने गुजरात मॉडल के नाम पे देश को छला, तो क्या आप लोग करंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मॉडल पे, जहां पे शिवसेना जैसी राइट विंग पार्टी, एनसीपी और कांग्रेस मिल करके एक स्टेबल सरकार चला रहे हैं, क्या ये नया मॉडल देश में नहीं आ सकता जिसमें सब साथ मिलकर के चल सके दत्तू जी? बिल्कुल आ सकता है। महाराष्ट्र में हम लोगों ने एक उदाहरण पेश किया है। और शिवसेना भले वो राइट विंग हो, लेकिन इसके शिवसेना जो है, इन्होंने शिवसेना ने इसके पहले भी कांग्रेस को समर्थन दिया था कुछ मुद्दों पे। 1972 में जब ये खेर यहाँ थे खड़े, तो इन्होंने समर्थन दिया था। और शिवसेना का सबसे पहला विधायक
अगर विधान परिषद में मनोहर जोशी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो वहां गए तो वो कांग्रेस की समर्थन पे ही गए थे। दूसरी बात, यहाँ की महानगर पालिका पे जब कब्जा हुआ था तब यहाँ पे इन्होंने कांग्रेस और शिवसेना बहुत समय ऐसे मिलके चले हैं और बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस। और सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं, इमरजेंसी जो थी, इमरजेंसी को बाला साहब ठाकरे ने समर्थन दिया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं दत्तू भाई आपकी बात समझता हूं। शिवसेना जो है साथ रही है। और हम लोग इस वक्त, मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त महाराष्ट्र में परे इसके फडणवीस और मोदी और शाह कितनी कोशिशें करे, यहाँ पे एक स्टेबल सरकार करीब करीब 1 साल से इतनी अच्छी देखभाल चल रही है। आप देखोगे लॉकडाउन में इतना अच्छा काम तीनों पार्टियां और महाराष्ट्र सरकार ने इतना अच्छा काम किया है और जिसका रिजल्ट अब आ रहा है। आने वाले समय में हम लोग 5 साल इस सरकार को चलाएंगे और एक देश के सामने एक उदाहरण रखेंगे कि किस तरह शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, तो कोई हमारे लिए ये नहीं है कि जिसको लंबा रखा जाए। जो भी आएगा उसको साथ में लेके कांग्रेस पार्टी चलने में विश्वास रखती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने दत्तू जी कही। मैं सीधा सवाल लेके चलता हूं सुभ्रांश राय जी के पास। इससे अभी थोड़ी देर में आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ने वाले हैं। सुभ्रांश राय जी, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरीके से बात निकल के आती है कि राइट विंग होते हुए भी शिवसेना जो है, और मुझे याद है कि उद्धव ठाकरे ने किसी रैली में ये कहा भी था, किसी मंच पे ये कहा था कि हमारी पार्टी ने रिलीजन और पॉलिटिक्स मिलाकर के, धर्म और राजनीति मिलाकर के जो चलने का पहले का प्रवाह था वो गलत था और बेहतरी के लिए निकले। सुभ्रांश जी, नया सवाल ये उठता है कि इतने सारे राज्यों में फेरबदल हो रहे, उलटफेर हो रही है, तो क्या ये एक नए भारत, जो कि कहता कोई और है और होता कहीं और है, क्या ये नए भारत का सूचक है कि अब धार्मिक आधार पे लड़ी जाने वाली राजनीति का अंत होने वाला है? इससे मोदी जी को क्या मैसेज देंगे राय साहब? निशांत जी, देखिए, धार्मिक आधार पे होने वाली राजनीति का बिल्कुल अंत हो रहा है, लेकिन धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है। ठीक है, आज भी अगर आप इस कार्यक्रम को खत्म होने के बाद अपने ही आप कमेंट बॉक्स में जाकर देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि विकास की बातें लोगों को शायद आज भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, जो लोग अपने माता पिता जी का पैर नहीं छूते हैं सुबह उठ के, वो भी धर्म की बात करते हैं। जिनके पूर्वजों ने, जिनको 65 साल लग गया तिरंगा फहराने में अपने हेडक्वार्टर पे, वो भी आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं। मजेदार बात यह है कि हर बात को ले जाकर भारत माता की जय और जय श्री राम से जोड़ा जाता है और ये कहने वाले भूल जाते हैं कि भारत माता की जय हमारे लिए सिर्फ एक नारा नहीं है। उस भारत माता की जय को पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जान दी थी। चिट्ठी नहीं लिखा था साहब, शहादत की दीवारें लिखी हुई है आज भी मुख्यालय के ऊपर, नाम के साथ अंकित है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, थोड़ा इसको हम डीप में समझने की कोशिश करें कि मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भारत माता की जय का मतलब एक माँ तब ज्यादा खुश होती है जब उसके बच्चे खुश होते हैं। बच्चे कब खुश होते हैं? जब बच्चों का रोजगार, बच्चों की नौकरी, बच्चों की स्वास्थ्य सुविधाएं, बच्चों का परिवहन सब ठीक होता है। अगर कोई बच्चा है जिसके पैरों से खून निकल रहा चलते हुए अपनी माँ के पास जाएगा तो उसकी माँ खुश नहीं होगी। अगर कोई बच्चा इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाएगा और वहां सुविधा नहीं और वो बच्चा तड़प के मर जाए तो उसकी माँ खुश नहीं होगी। अगर बच्चा सुबह घर से निकले और शाम को चेहरा बनाकर जाए कि मम्मी आज मैंने पूरे दिन 2 रुपया भी नहीं कमाया, मैं बेरोजगार हूं, तो उसकी माँ खुश नहीं होगी। तो मेरे लिए वो मेरी माँ है भारत माता, जिसका मैं ऐसे सम्मान देखता हूँ। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि शायद ये जो नारंगी प्रवृत्ति के लोग हैं ना, इन नारंगी प्रवृत्ति के लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए कि नए हिंदुस्तान 2020 के हिंदुस्तान की बड़ी अच्छी यूएसपी है। यहाँ हर आदमी अब जागरूक हो गया है। मैंने पीछे भी आपको कहा कि जो लोग अपने माता पिता जी का पैर नहीं सुबह उठ के छूते हैं, उनका शायद धर्म सबसे ज्यादा खतरे में है। जिनको वंदे मातरम पूरा नहीं आता है, जिनको जनगण मन पूरा नहीं आता है, वो राष्ट्रभक्ति की बातें करते हैं। अरे भैया, आप कुछ भी कर लीजिए, किताबों को नहीं बदल सकते। कल आप माफी वीर थे, आज आप माफी वीर हैं और कल भी आप रहेंगे। वो किताबें तब बदली जाएंगी जब इस संसार बदलेगा। तो इतिहास को बदलने का दम किसी में नहीं है। लोगों ने 2013-14 में एक उम्मीद देखी थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो जो अंधेरे वाला गुजरात था ना, जिसको पूरा हिंदुस्तान नहीं देखा था, ऐसी एक उम्मीद देखी थी कि एक विकास का एक नया मॉडल है। लेकिन ये तो और दूसरी बात हो गई।
कि गांव में दो सगे भाई हैं, एक आवारा टाइप का होता है, नालायक टाइप का होता है, वो लोगों को काजू बर्फी खिलाने के लिए हर साल बाप दादाओं की जमीन बेच देता है और उससे मिले हुए पैसों से पूरे मोहल्ले को, पूरे गांव को रसगुल्ला खिलाता है। अरे आपने राष्ट्र निर्माण में जोड़ा क्या? कल के डेट में इतिहास की किताबें लिखी जाएंगी, लिखने वाले वही लेफ्टिस्ट होंगे। वो लिखेंगे तो पूछेंगे ना कि भैया मोदी जी ने जो जो नए संयंत्र स्थापित किए उनका नाम बताओ, एक नाम आप याद करके बता दीजिएगा, मुझे तो नहीं मालूम है। तो आप आए थे निर्माण करने, लेकिन निर्माण के नाम पे आप बेच रहे हैं और बेचने के बाद जो धन प्राप्त हो रहा है उससे आप कह रहे हैं मैं विकास कर रहा हूं। ठीक है, प्राइवेट अगर जरूरी है तो पार्लियामेंट को ही प्राइवेट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल राय साहब, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं और बिल्कुल मैं सहमत हूं। आपने बहुत दमदार बात रखी और मेरे ख्याल से पूरा देश इस बात से सहमत होगा। पल पल न्यूज के पर्दाफाश में मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का स्वागत करता हूं। आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के बड़े नेता हैं और साथ ही साथ धर्मगुरु भी हैं और प्रियंका गांधी के मुख्य सलाहकारों में से एक हैं। आचार्य जी, बड़ा दौड़ भाग रहा इस समय आपका मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में। आप खूब इन्वॉल्व रहे, किस तरीके से फेरबदल होने की आशंकाएं, जमीनी स्तर पे जो भाग दौड़, कांग्रेस ने जो अपनी पूरी कोशिश लगा रखी है, दमखम, कुछ लोगों को बताएं कैसा रहा अब तक का सफर और क्या दिख रहा है खास करके मध्य प्रदेश में आगे का, आप बताएं आचार्य जी, देश सुनने को आतुर है। देखिए, यूं तो परिणाम जब आएगा तभी उसका पता चलेगा और भविष्य के गर्भ में क्या है ये परमात्मा जानता है, लेकिन जो हालात हैं वो परिवर्तन की तरफ हैं और जो मध्य प्रदेश की जनता के हाव भाव से, उनके जोश से मुझे पता चला, वो मैं ऐसा मानता हूं कि जो ये कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके जो एमएलए गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ, इनके बारे में घर घर, गांव गांव, गली गली ये बात है कि ये पैसा लेकर के इन्होंने दल बदल किया, तो इसका फायदा कांग्रेस को मिल रहा है ऑटोमेटिकली। दूसरी बात, एक आम चर्चा वहाँ गांव गांव में फैल चुकी है कि कमलनाथ के साथ धोखा हुआ, तो कमलनाथ को सिंपैथी मिल रही है। तो मुझे लगता है कि 28 जगह चुनाव हो रहे हैं, परिणाम निशांत जी बिल्कुल चौंकाने वाले होंगे और बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। बहुत बढ़िया, ये सुन करके मेरे ख्याल से एक नई बात आज लोगों को समझ में आई होगी। मैं अपने प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव में हूं, इसलिए मैं आचार्य जी के पास दोबारा आऊं। इससे पहले मैं अंतिम कमेंट अपने बाकी पैनलिस्ट से लेना चाहूंगा। अनिर्बान बैनर्जी, आई विल कम टू यू फॉर योर लास्ट कमेंट ऑन द शो टुडे। आई विश टू आस्क यू, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मोदी in terms of electoral politics as being scrutinized and being rejected one by one in each state in last few years? Anirban. See, Modi, or rather the BJP, is going to lose most of the future state elections, no doubt about that. But regarding 2024 general elections, it is very, very important for the people of this country to reject this government, and that is not going to happen unless and until the opposition unites, irrespective of their political differences or otherwise, and they fight not only against the BJP but the RSS on the ground, because the primary opposition or the enemy of this country and its people is the RSS and not just the BJP. That is just the face. Therefore, we must unite against the RSS. The opposition has to unite, and 2024 is going to be the final battle that India is going to win. ठीक है आचार्य जी, मैं आपके पास अंत में आऊंगा। दत्तू गावंकर जी, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन मुंबई से, क्या आपको लगता है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, यानी कि लालू और कांग्रेस मिलके एक बार बिहार को फिर तेजस्वी बनाएंगे? निशांत जी, जिस तरीके से गत 2 वर्षों में स्टेट इलेक्शन की आप समीक्षा करें तो आपके ध्यान में आएगा कि मोदी और इनके पिल्ले कहीं भी जीत नहीं सके, कुछ जगह छोड़ के। यही इतिहास दोहरा जाएगा बिहार में कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की बहुत बड़ी जीत होने जा रही है। जिस तरीके से वहां से ग्राउंड रिपोर्ट आ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पे
कांग्रेस गठबंधन जो है बहुत बड़ी और अच्छी जीत हासिल करेगा। वेरी गुड। मैं अंतिम बात सुभ्रांश राय जी से पूछना चाहूंगा। राय साहब, क्या आपको लगता है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, भोजन, जिस तरीके से लॉकडाउन के समय के हालात, ये सब होने के बावजूद ना सिर्फ बिहार, बाकी राज्यों में भी जहां उपचुनाव हो रहा है, जो भी रिजल्ट आए, चाहे वो बीजेपी के फेवर में आए या अगेंस्ट में आए, क्या ये मोदी जी के लिए ही मैसेज होगा? और होगा तो कैसा होगा? निशांत जी, हमारे उत्तर प्रदेश में एक बात कही जाती है, पूर्वांचल में गाजीपुर मेरा जिला है, कि काठ की हांडी बार बार नहीं चलती है। एक बार रख दीजिए, जितना गर्म होगा गर्म हो जाएगा, उतार के फिर चढ़ाएंगे तो जरिए जाएगा। ऐसा है कि मोदी जी की लोकप्रियता का कोई आलम नहीं था, वो एक्सट्रीम टॉप गए थे, लेकिन एक कड़वा सत्य जानते हैं क्या है आज। जैसे अभी पीछे आपके पैनलिस्ट डॉक्टर रहमानी कह रहे थे कि बिहार में हर जगह पोस्टर मोदी जी का ही लगा है, तो जीतते हैं तो मोदी जी, हारेंगे तो भी मोदी जी। अब इसका एक अनुमान मैं आपको दो बड़ी आसान भाषा में बताता हूँ। मेरी जानकारी के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को लाखों नहीं करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। 60 मिलियन, 40 मिलियन, 42 मिलियन, इस तरह के लोग उनको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक और ट्विटर पे। मैंने मोदी जी के कुछ प्रोग्राम, अभी उनका जो जहां जहां उनकी रैलियां थी, उनका एक उन्हीं के पेज द्वारा एक स्नैपशॉट देखा था। कुछ 3,600 लोग, 4,600 लोग, 25,000 लोग, इस तरह से लोग उनको देख रहे हैं। तो मैं हैरान हो गया कि जिस व्यक्ति को कई करोड़ लोग फॉलो करते हैं, उसको सिर्फ उसके व्यूअर 2-4 हजार, 10,000 की संख्या में है। इसका मतलब यह है कि जो करिश्मा था ना, वो जो मैजिक जिसको हम बोलते हैं, चर्चा सुनते हैं, वो मैजिक एक्चुअली में काला जादू था, और काला जादू का प्रभाव अब समय के साथ खत्म हो रहा है। और एक बड़ी बात और है निशांत जी, आपको थोड़ा मैं रिकॉल करा देता हूं। 2017, 2018, 2019, 2020, 4 सालों में इस देश में 22 चुनाव हुए हैं। फुल मेजॉरिटी में बीजेपी सिर्फ 4 चुनाव जीती है, 18 चुनाव बीजेपी हारी है। पैसे से खरीद के सरकार बना लेने को सरकार नहीं कहते हैं। जनता तो आपके उसने विरोध में मत दिया था, लेकिन चूंकि जनता मजबूर है, लाचार है, बेबस है, उसकी आवाज नहीं सुनी जाती। लेकिन सच ये है कि 18 चुनाव में उसने आपको हराया। आज देखिए, भूखे पेट को भोजन चाहिए और एक आम शहरी को सेल्फ रिस्पेक्ट की जिंदगी चाहिए। उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो चाहता है कि उसकी बेटी पढ़ने जाए तो सुरक्षित रहे। वो ये नहीं चाहता है कि उसकी बेटी हत्या बलात्कार का शिकार हो जाए और उसके बाद उसकी जो राजनीति है वो जातियों में फंस के रह जाए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की लगातार हत्या हो रही है, ब्राह्मण शस्त्र भी उठाता है और शास्त्र भी उठाता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये ब्राह्मण तेरहवीं कर दे। तो इसलिए आज भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि समय बीता नहीं है। शास्त्र पढ़ाने वाले को शस्त्र उठाने के लिए आप मजबूर बिल्कुल ना करिए। लोग रोजगार, ठीक है, मजबूर बिल्कुल ना करिए। राय साहब ने बिल्कुल सही कहा। मैं आचार्य जी के पास जाता हूं। राय साहब ने जैसा कहा आचार्य जी कि शस्त्र उठाने के लिए मजबूर ना करें। सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स की जो बात करी कि लाखों नहीं करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जो कि मेरे हिसाब से वो फॉलोअर कम हैं, अब वॉच ज्यादा रख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं कि भाई ये कर क्या रहे हैं ये लोग या ये आदमी लोग। आचार्य जी, मैं आपसे इस प्रोग्राम का अंतिम सवाल ये करना चाहूंगा कि जिस तरीके की राजनीति आज की तारीख में देश और राज्यों में चल रही है, जिसमें धर्म प्राथमिकता पे है, जातिवाद प्राथमिकता पे है, विकास, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य कहीं नजर नहीं आता, मैं ये जानना चाहूंगा, देश ये जानना चाहता है आपसे कि कांग्रेस किस तरीके से इस देश का भविष्य फिर से बनाने और सुधारने के लिए अग्रसर है। आचार्य जी। देखिए निशांत जी, सुभ्रांश जी जो बात कर रहे थे वो अपनी सोच समझ और सूझबूझ और अनुभव के आधार पर कर रहे थे, पर मैं थोड़ा सा अलग बात करना चाहता हूँ। राज्यों के अंदर जो चुनाव जीते जा रहे हैं या चुनाव हो रहे हैं, वो रीजनल पार्टीज को ताकत दे रहा है, रीजनल पार्टी बड़ी हो रही है। लेकिन सोशल मीडिया पे मोदी जी का लाइक कम हो जाना, ना कम हो जाना, इसको मोदी की लोकप्रियता में कमी नहीं मान सकता। जब देश का चुनाव होगा तो मोदी का जो सपोर्टर है वो मोदी के साथ खड़ा है और वो खड़ा रहेगा। मोदी अगर इस देश को गुलाम भी बना देंगे तब भी वो मोदी के साथ खड़ा। आज ऐसी स्थिति में महसूस करता हूँ।
मैं सबसे ज्यादा उनकी नीतियों का विरोधी हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी दूसरी विपक्षी पार्टी हो, एक बड़ी मोटी सी बात है कि देश में बीजेपी या मोदी का विकल्प कोई और रीजनल पार्टी अभी नहीं बनी है। ना लालू यादव की पार्टी बनी है, ना शिवसेना बनी है, ना ममता जी की पार्टी बनी है, ना अखिलेश यादव की बनी है, ना मायावती की बनी है, ना केसीआर है, ना कोई दूसरा और रीजनल पार्टी है। तो जब रीजनल स्टेट में चुनाव होता निशान जी, तो उसका दूसरा इम्पैक्ट होता है। वो मोदी को वोट है या नहीं है, मोदी रैली कर रहे हैं, मोदी अपील कर रहे हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जब देश का चुनाव होगा, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, तो नरेंद्र मोदी के साथ जो ताकतें खड़ी थीं 2019 में, वो 2024 में भी खड़ी रहेंगी। इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए मोदी विरोधियों को। दूसरा पॉइंट निशान जी, मैं ये कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी की जो बातें हैं, वो जो वादे थे, उनसे देश को निराशा हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। यूथ को निराशा हुई है, महिलाओं को निराशा हुई है, गरीब को निराशा हुई है। और जो एक्चुअल सर्वधर्म समभाव की बुनियाद पे ये देश का ढांचा खड़ा था, जो उसको पसंद करते थे लोग, उनको निराशा हुई है। तीसरा, राजनीति का जो स्तर गिर गया है, एक दूसरे को गाली देना शुरू हो गया है, और संवैधानिक संस्थाएं वो सरकार की चमचागिरी और सरकार के कर्मचारी बन गए। मगर मैं एक बात इनका बनर्जी साहब की सहमत नहीं हूं। आरएसएस और मोदी इज द फर्स्ट लीडर ऑफ बीजेपी जिसने आरएसएस को अपना औकात दिखाई है। मोदी और आरएसएस के कहने से मोदी चल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। बाकी सारे नेता मानते हैं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूं, पहली बार आरएसएस व्यक्ति पूजा में करने के लिए मजबूर हुई है, वो मोदी ने ही आरएसएस को लगाम लगाई है। आरएसएस मोदी को अब नहीं देखना चाहती है। मैं आपको बहुत बड़ी बात कहता हूं, मोदी आरएसएस से ऊपर हो गए हैं। आरएसएस अब अपना दिन काट रहे हैं, आरएसएस वाले अपना वक्त पूरा कर रहे हैं, ये अपनी इज्जत बचा रहे हैं। मोदी इनके कंट्रोल में नहीं है। आरएसएस को फैसला करना कि वो मोदी के कंट्रोल में रहे या ना रहे, ये आरएसएस का फैसला होगा। पांचवा अंतिम पॉइंट में आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं कि हमें मोदी का विरोध नहीं करना चाहिए, हमें मोदी की नीतियों का विरोध करना चाहिए। जैसे राफेल आया है, देश की जनता, मैं खुश हूं या ना खुश हूं, राफेल के आने से देश की जनता खुश है। 370 हटा है, देश की जनता खुश है। जनतंत्र में शक्ति तो जनता में है। मेरे कहने से, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। मोदी के दो फैसले जो हैं, राफेल को लाना और 370 हटाना, तो मोदी विरोधियों को और जो इस राजनीति के विरोधी दल हैं, उन्हें थोड़ा सा पुनर्विचार करना चाहिए। और अंत में एक वाक्य कहना चाहता हूं कि राम, हिंदू धर्म, हिंदुत्व, सनातन धर्म, भारत माता, वंदे मातरम और भगवा, ये भाजपा की बकवास नहीं थी, ये भारत की संस्कृति है। अगर गांधी राम निकाल दिए जाएं तो गांधी नहीं बचते हैं। तो गांधी को अगर हम करते हैं, हम जितना विरोधी दल हैं, हमारी गलतियां, हमारी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हम देते हैं जैसे हम राम विरोधी। बीजेपी चाहती है कि पूरा देश ये समझ जाए बीजेपी इज द ओनली पार्टी हु स्टैंड्स विद हिंदू, हु स्टैंड्स विद सनातन धर्म, भगवा, राम। अरे भाई, राम तो कण कण में, राम तो सबके हैं। बचपन में राम राम आप नहीं करते थे क्या? हिंदू मुसलमान सब राम। बिल्कुल। तो मैसेज बीजेपी ये देना चाहती है कि सारी जितनी पार्टीज हैं ये धर्म के खिलाफ हैं और बीजेपी धर्म के पक्ष में। बस इस गेम बिल्कुल, मैं आपकी बात से पड़ेगा, इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जन जन तक हमें अपनी बात को रखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के कैंपेन में मैंने यही रखा, मैंने कहा भाई ना बीजेपी के हैं, ना राम, ना भारत माता, ना गौ, ये संस्कृति है हमारी है। तो मैं समझता हूं कि इस बात को पहुंचाना पड़ेगा कि इन्होंने धर्म को छोटा किया है, इन्होंने नैरो किया है। सनातन धर्म संकीर्णता का नाम नहीं है, विराटता का नाम है। हिंदुत्व संकीर्णता का नाम नहीं है, विराटता का नाम है। सर्वधर्म संभाव का नाम सनातन धर्म है, ना कि अपनी अपनी बातें अलापने का नाम। किसी मंदिर के अंदर अगर कोई मौलाना पहुंच के नमाज पढ़ता है तो ये मंदिर की गरिमा को बढ़ाता है, लेकिन यह उल्टा हो रहा है। सारे मुस्लिम मौलाना साहब उनके खिलाफ है और हिंदू जो फैनेटिक है वो भी उनके खिलाफ है। अरे अगर मंदिर के अंदर किसी ने नमाज पढ़ ली तो मंदिर छोटा कैसे हो गया, भगवान छोटा कैसे हो गया? और किसी मस्जिद में अगर हनुमान चालीसा पढ़ ली गई तो अल्लाह छोटा कैसे हो गया? ये दोनों तरह के फैनेटिज्म को हमें क्रिटिसाइज करना, तब ये देश मजबूत होगा।
बहुत सही बात कही आचार्य जी, मैं आपकी लगभग हर बात से सहमत हूं। मैं अपनी खाली दो बातें इसमें जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया आचार्य जी। पहली बात तो यह है कि कोई भी मोदी के खिलाफ होने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन क्योंकि आजकल मोदी सरकार कहा जाता है, इसलिए मोदी सरकार के अगर कोई खिलाफत करता है, सवाल करता है, तो एक फ्रेज बन गया है कि मोदी के खिलाफ है। बिल्कुल आपने सही कहा कि रफाल आया तो रफाल से देश की जनता खुश है, वो बात और है कि चीन 1000 किलोमीटर अंदर आ गया। ये अलग आपने बात सही है। कहा, ठीक आपने है। सही कहा कि मोदी 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 की सरकार की नीतियों में जो डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी हुई, उसके बाद भी कश्मीर में आतंकवाद चल रहा है, तो उस सरकार की नीति का फल जीरो आया। इसी तरीके से मोदी सरकार की जो नीतियां हैं वो इस कदर देश को मेरे हिसाब से डुबो रही हैं कि अंततः यही होना था जो आपने बड़े अच्छे शब्दों में समझाया कि आज आरएसएस को टेम कर दिया है, लगाम डाल दी है मोदी ने। और यहीं से शायद मोदी सरकार, मोदी के कैरिज्मा, मोदी की राजनीति का अंत शुरू होता है। मैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी, अनिर्बान बैनर्जी, दत्तू गावंकर, आचार्य प्रमोद कृष्णम, शुभ्रांश राय जी का इस पर्दाफाश पल पल न्यूज में जुड़ने का धन्यवाद करता हूं। और अंत में मैं आशा करता हूं कि 2 फेज के इलेक्शन हो चुके हैं। बिहार में आप लोगों ने देखा फेज 1 28 तारीख को पोलिंग हुआ। कल 3 नवंबर को पूरे देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में उपचुनाव और बिहार का फेज 2 हुआ, और 7 तारीख को बिहार में फेज 3 होगा। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, अब इसमें क्या निकल के आता है पता नहीं, लेकिन लेट द बेस्ट मैन विन। इससे ज्यादा और क्या कहा जाए। फ्रेज को बेटर करना चाहता हूं, द बेस्ट मैन एंड वुमन विन, क्योंकि महिलाओं को भी सम्मान देना आवश्यक है। अंत में सोच समझ के चुनाव में वोट करिए। इलेक्ट अ गवर्नमेंट जो आपके लिए काम करे। मोदी जी, आपका नाम बार बार डिबेट्स में इसलिए आता है क्योंकि आपने एक ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि देश में सब कुछ आप करते हैं। ओके, तो अगर हार होगी तो आपकी, जीत होगी तो आपकी, देश डूबेगा तो आपकी बदौलत, देश अच्छा बनेगा तो आपकी बदौलत, और अगर ट्रंप हारेगा तो आपकी बदौलत। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे। थैंक यू।